चलिए चलते हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर में, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसमें देखिए विभिन्न तरीके के कार्य में विभिन्न लोग लगे हुए हैं। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत यहाँ देख रहे हैं। इनमें से कुछ गतिविधियाँ वस्तुओं का उत्पादन करती है, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती है। ये गतिविधियाँ हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती है, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये तरीका आपके सामने यहाँ पर है। तो चलते हैं आगे। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित बहुत सारी गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। आप जानते हैं कि यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूरज का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर करते हैं। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे हम प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद हम उसे कहते हैं, सीधे तौर पर आप समझ लीजिए, कि जब हम प्रकृति से डायरेक्ट लाभान्वित होते हैं, जब हम प्रकृति से डायरेक्ट उत्पाद ग्रहण करते हैं तो ये कहलाता है प्राथमिक उत्पाद यानी कि प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन। अब चलते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्रक में। तो सेकेंडरी सेक्टर की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक उत्पाद के बाद का अगला कदम है। या आप इसको मोटे तौर से ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्राथमिक उत्पाद को अगर हम प्रोसेस करके उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं तो यह कहलाता है सेकेंडरी प्रोडक्शन। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया को ही हम सेकेंडरी सेक्टर का उत्पादन कहते हैं। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यालय, कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं, कपड़ा बुनते हैं। गन्ना जो उत्पादन होता है, गन्ने के रस से हम चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। या फिर खनिज से लौह अयस्क निकालते हैं, उसको प्रोसेस करके हम इस्पात बनाते हैं। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्टर के उपक्रम कहे जाते हैं। अब चलते हैं हम टर्शियरी सेक्टर के उत्पाद के बारे में जानने के लिए। तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं आती है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करना पड़ता है। तो ये सारे कार्य जो हैं वह टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, जैसे कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं। ये सभी तृतीयक गतिविधियों के उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए हम इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती, लेकिन वो
बहुत ही उपयोगी है। वो क्या है? जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची और वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है हमेशा। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि ये भी सेवा क्षेत्र के ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। तीनों सेक्टर की तुलना करने की बात कही गई है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्य से काफ़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफ़ी संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। तो यहाँ हमको देखना है हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शंस इन ईच सेक्टर। यानी प्रत्येक क्षेत्र के विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को हम कैसे समझते हैं। तो आगे देखिए, विथ सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। आप सोचते होंगे हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना संभव है। यह न केवल बृहद कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, कीलों और फर्नीचरों के अलावा छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज का उत्पादन करते हैं। संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं, यह अत्यंत बेतुका बात है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उसके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके मूल्य का जब हम उपयोग करेंगे तभी हमें इसकी सही जानकारी मिल पाएगी। तो आगे देखते हैं हम इसके मूल्य का उपयोग करके। यदि 10 किलोग्राम गेहूं 8 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य 80 रुपया होगा। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से अगर 5000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपया होगा। इस प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है और एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि उत्पादित और बेची गई वस्तुओं की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही जरूरत है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का भी उपयोग करती है और बिस्किट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ता को 60 रुपये में उपलब्ध कराती है, तब बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है। अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है अंतिम वस्तु कहलाती है और केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है, यह भी एक बड़ी बात है। तो दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अतः अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य पहले से ही शामिल होते हैं। इसीलिए हमें अंतिम वस्तु की ही गणना करनी होती है। जैसा कि अभी हम आपको बताया कि बिस्कुट के मूल्य में 60 रुपया कीमत आ जाता है। यह आरंभ कहाँ से हुआ? तो ये आरंभ हुआ आटा के मूल्य से, यानी आटा 10 रुपये केजी। उसके अलावा उस पर और बहुत सारी चीज़ें मिलती गई और इस तरीके से
उसकी कीमत यानी अंतिम वस्तु का मूल्य 60 रुपये पहुंच गया। आगे चलते हैं। किसी विशेष वर्ग में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। जैसा कि आपको बताया कि तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी वही होता है। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीडीपी अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करती है। भारत में जीडीपी मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उसके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान लगाता है। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, क्रय विक्रय की गतिविधियां दुगना हो गया। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैन्य कार्य इत्यादि से भी जुड़े। फिर भी अगर हम देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद ही थी जो प्राकृतिक क्षेत्रक में आती थी और अधिकांश लोग इस क्षेत्र में रोजगार करते थे। लंबे समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले से खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है कि कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम यहाँ होने लगा। इसका अर्थ यह है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। भारत में तीनों क्षेत्रों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है, विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है, हम इसे अगले खंड में देखेंगे। तो यहाँ हम यह स्पष्ट रूप से देख चुके हैं कि शुरू यानी आरंभ सब प्राथमिक सेक्टर से ही हुआ है, किंतु जैसे जैसे आगे दिन बढ़ता चला गया इन सेक्टर में परिवर्तन आता चला गया और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दूसरे सेक्टरों में होने लगा। और फिर उत्पादन के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो प्राथमिक सेक्टर को छोड़ द्वितीयक सेक्टर आगे बढ़ गया। तो इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि इसका मतलब प्राथमिक सेक्टर का उत्पादन घट गया, नहीं, बल्कि इसका रीजन ये है कि द्वितीयक क्षेत्र का डिमांड बढ़ गया।